Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the business for class 11th and it is our second chapter in which that's name is the forms of the business organization and first part of this chapter. So इस चैप्टर को पढ़ने से हम क्या क्या समझ सकते हैं, क्या क्या हमें पता चलेगी उसके बारे में, लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में थोड़ा सा अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम देखें तो हमारा जो कंटेंट आता है हमारी अपनी बुक्स में, तो उसका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पे जो बिजनेस एंटरप्राइजेज होती हैं उनकी कितनी कैटेगरीज होती हैं, किस किस तरीके की क्लासिफिकेशन होते हैं। उसमें हमारा पहला आता है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, दूसरा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और तीसरा हमारा आता है जो ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर द फॉर्म्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की अगर बात करें तो उसमें कौन कौन से, यानी प्राइवेट सेक्टर में कितने तरह के बिजनेस या एंटरप्राइजेस इन्वॉल्व होती हैं, तो उसकी अगर हम बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है जिसमें एक व्यक्ति अपने बिजनेस को चलाता है और सारी जिम्मेदारियों को वियर करने का काम करता है, उसके बारे में समझेंगे। फिर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जो एक हिंदू फैमिली होती है जो ज्वाइंट होती है जनरेशन टू जनरेशन जिसका बिजनेस चला आ रहा था, उसके बारे में स्टडी करेंगे। पार्टनरशिप आती है जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर बिजनेस को स्टैब्लिश करने का काम करते हैं और उसके प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनरशिप कहलाती है, यानी जब दो लोग मिलकर कोई काम करते हैं पार्टनर होते हैं। तो पार्टनरशिप के बारे में समझेंगे कि बिजनेस में पार्टनरशिप का क्या कंडीशन है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो होती है जो एक म्यूचुअल हेल्प के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। और कंपनी कैसी होती है, किस तरीके की कंपनी होती है, कौन कौन सी कंपनियां हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। एटलीस्ट ये चैप्टर बहुत लेंदी है, बड़ा है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट इसमें आते हैं। तो इसके बाद हमारा जो अगला फीचर्स होगा इसमें अगर देखें तो मेन टॉपिक्स की तरफ हम आते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में। देन उसके एक्सपेंशन की बात करेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप को कैसे एक्सपेंड किया सकता है, उसके एक्सपेंशन को कैसे मिलेगा। फिर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, टाइप ऑफ पार्टनरशिप के बारे में टॉपिक हमारा होगा इसके बाद। और तो और जब हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बाद पार्टनरशिप की बात करेंगे तो उसके टॉपिक्स जो होते हैं जैसे टाइप ऑफ पार्टनर्स होते हैं, इसमें जैसे एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, कौन पार्टनर क्या करता है, किस तरीके का होता है उसके बारे में हम समझेंगे। फिर माइनर पार्टनर्स, पार्टनरशिप फॉर्म में क्या बेनिफिट्स मिलता है माइनर पार्टनर्स को, उसके बारे में। देन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को कैसे बनाया जा सकता है वो टॉपिक होगा। फिर पार्टनरशिप डीड का टॉपिक होगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म का टॉपिक होगा, फिर कंसिस्टेंट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन इसका भी एक टॉपिक होगा। देन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके डिफरेंसेस के बारे में, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह के होते हैं। फिर पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में जिसमें कंपनीज के टाइप में प्राइवेट, पब्लिक और 1% कंपनी जो कि 2013 के रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग आया हुआ है। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद उनके डिफरेंसेस को हम इसमें स्टडी करने का काम करेंगे। और भी कुछ टॉपिक हैं इसमें, जैसे इसमें स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो कौन कौन से पेपर्स हमको चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए वो हम समझेंगे। फिर प्रमोशन की बात करेंगे, इनकॉर्पोरेशन उनके बारे में, जैसे प्रमोशन है, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन है और कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, इनके मेन कंटेंट के बारे में हम स्टडी करने का काम करेंगे। एंड एटलीस्ट अगर देखें तो बिजनेस एंटरप्राइजेस जितने भी तरह के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और जो भी हैं, उन सभी कंटेंट को यहाँ पे इस चैप्टर के माध्यम से हम जान पाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन एंड देन द फॉर्म्स ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइज सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड उसमें हम पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर बात कर लें, जो चैप्टर इंट्रोडक्शन होता है नॉर्मली इसका होता है बिजनेस एंटरप्राइजेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज एंगेज्ड इन सम बिजनेस और द कॉमर्शियल एक्टिविटीज। तो बिजनेस की हम बात करें तो बिजनेस एंटरप्राइजेस का मतलब है कि कोई भी व्यावसायिक संस्था की बात कर लें तो वो क्या होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ग्रुप होती है, एक समूह होता है या संस्था होती है जो क्या करती है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज करने का काम करती है। कॉमर्शियल एक्टिविटीज या बिजनेस एक्टिविटीज का सेंस है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, खरीदने और बेचने का काम जो प्रॉफिट मोटिव होता है उसके बेसिस पे वो लगातार एक्टिविटीज करती रहती है। एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेस इज द सेपरेट एंड डिस्ट्रिक्शन यूनिट ऑफ द बिजनेस। हर एक बिजनेस एंटरप्राइजेस जो होता है वो क्या होता है, सेपरेट होता है, सबकी अपनी अलग अलग वैल्यूज होती हैं और सबकी जो प्रायोरिटीज होती है वो भी सब क्या होती है, अलग अलग होती है। फिर कहता है एवरी बिजनेस एंटिटीज अडॉप्ट्स द सम फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट द बिजनेस एक्टिविटीज। कहता है कि हर एक बिजनेस एक्टिविटीज क्या करती है, अडॉप्ट करती है, ग्रहण करती है क्या चीज, द सम फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हमको कुछ हम बिजनेस करना है, क्या करेंगे, तो कोई ना कोई एक्टिविटीज हमें करना पड़ेगा। जैसे हम मान लीजिए क्या करते हैं,
एक रिटेल शॉप खोल लेते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, कहीं से कुछ खरीद के लेके आते हैं तो कहीं किसी को बेचते हैं। दीज आर द एक्टिविटीज। और ये एक्टिविटी जो भी बिजनेस कर रहा है वो कहीं ना कहीं से यही एक्टिविटी ज़्यादातर वो करता होगा, या मैन्युफैक्चरर होता होगा, वो जो मैन्युफैक्चर करने के बाद क्या करता है, प्रोडक्ट को बेचने का काम करता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज लगातार करते रहते हैं। तो बिजनेस इंटरप्राइजेस में बी क्लासिफाइड इनटू द 3 ब्रॉड कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में इसको क्लासिफाई किया गया है। पहला हमारा था प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस, दूसरा हमारा था पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, और तीसरा ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर क्या होता है, ज्वाइंट सेक्टर क्या होता है? सिंपल से वर्ड में अगर मैं आपको बता दूं तो दैट ऑर्गेनाइजेशन विच इज कंट्रोल एंड मैनेज बाय द सम इंडिविजुअल्स और द प्राइवेट अथॉरिटीज, दैट इज नोन एज द प्राइवेट सेक्टर्स, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन विच इज कंट्रोल एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज अ public sectors, and that organization which is some part of the control and managed by the government and private sector also, that is known as a joint sector. तो अगर देखें तो ये लैंग्वेजली थोड़ा देख लेते हैं प्राइवेट सेक्टर के बारे में। तो इसमें कहता था बिजनेस इंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर नोन एज प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस। वो बिजनेस जिसको कंट्रोल और मैनेज करने का जो काम है वो कोई इंडिविजुअल करता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं करती है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई बिजनेस खोला, ठीक है, अब मैं उसको कंट्रोल और मैनेज कर रहा हूं, तो वो बिजनेस कैसा होगा, प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड होगा। जैसे कहता है आगे, दीज इंटरप्राइजेस वर्क्स विद द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इनका जो मेन मोटिव होता है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, इनका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। जैसे रिलायंस लिमिटेड हो गया, टाटा हो गया, ये सोशल वेलफेयर को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देती, लेकिन ये क्या करती हैं, प्रॉफिट मोटिव वर्क करती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को वो अर्न करें, इनका मेन मोटिव यही होता है। फिर हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर्स की। तो पब्लिक सेक्टर की जब बात करते हैं तो द बिजनेस इंटरप्राइजेस विच आर ओन, कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट आर नोन एज द पब्लिक इंटरप्राइजेस। वो बिजनेस जिसको कंट्रोल और मैनेज करने का काम जो कौन करता है, स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, वो कहलाती है पब्लिक एंटरप्राइजेस। इनका जो मेन मोटिव होता है सर्विस होता है, न कि प्रॉफिट मोटिव होता है। दीज एंटरप्राइजेस वर्क्स विद द मेन मोटिव ऑफ द सर्विस। इनका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस। प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव होता है अर्निंग प्रॉफिट, लेकिन पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव होता है सर्विस। जैसे इसमें अगर एग्जांपल के तौर पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये गवर्नमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड एक कंपनी है जो क्या करती है, स्टील को बनाने का काम करती है। तो वो उसका मोटिव प्रॉफिट को मेंटेन करना नहीं होता है, सर्विस यानी कि सोसाइटी में जो रिक्वायरमेंट है उसको प्रोवाइड करना होता है। फिर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, फिर LIC, ये सभी क्या करते हैं, सर्विस मोटिव पे काम करती हैं। ज्वाइंट की बात कर लें तो जहां पे देखिए ज्वाइंट में दो सेक्टर्स हमको मिल गया, तो दोनों को जो मर्ज कर देते हैं वो तो ज्वाइंट वाला हो जाता है। यानी द बिजनेस इंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड ज्वाइंटली बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एंड द गवर्नमेंट इज नोन एज प्राइवेट सेक्टर। यानी कि वो इंटरप्राइजेस जिनका कंट्रोलिंग और मैनेजमेंट जो होता है ज्वाइंटली प्राइवेट सेक्टर इंटरप्रेन्योर और गवर्नमेंट दोनों मिलकर करते हैं। प्राइवेट इंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, इंटरप्रेन्योर पर्सन इज अ बिजनेसमैन हु इज एस्टैब्लिशिंग द बिजनेस, एक्सपेंडिंग ऑल द मनीज, meet all the liabilities which is generated by that business organization and make to that business the profit. उस बिजनेस को क्या करता है, प्रॉफिट तक लाने का काम करता है। अब यहां ये कहता है दीज इंटरप्राइजेस द डे टू डे मैनेजमेंट लेज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप। ये इंटरप्राइजेस क्या होती हैं, जो डे के डे वर्क होते हैं, मैनेजमेंट का जो काम होता है वो क्या करते हैं, प्राइवेट अथॉरिटीज की तरफ देती है। वेयर इज द गवर्नमेंट कंट्रोल एंड द सुपरविजन इट्स मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब थोड़ा यहां समझिएगा, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस में क्या होता है कि दोनों कंपनियां यानी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों इन्वॉल्व होती हैं। जो डेली का वर्क होता है वो कराता है प्राइवेट सेक्टर, और पब्लिक सेक्टर क्या करता है, इसका सुपरविजन करने का काम करता है। एंड मारुति उद्योग लिमिटेड उसका एग्जांपल है। अब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर्स इंटरप्राइजेस। अब कितने तरह के प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं, तो हमारे पास अगर देखें तो 5 टाइप के प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस मेनली अभी जो हमारी कॉन्सेप्ट में है उसको हम अंडरस्टैंड। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप आता है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आता है, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कंपनी आती है।
तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के, इस वीडियो में सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ेंगे। पहली चीज़ तो ये, थोड़ा सा मैं कुछ वर्क्स जो भेज रहा हूँ आप लोग उसको देख नहीं रहे हैं और रिस्पांस थोड़ा कम कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस करिए जितने लोग भी हैं, ठीक है, ताकि उसको वेरी किया सके। अभी जैसा कि आपको पता है पैंडेमिक सिचुएशन चल ही रही है और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में कब तक ये ठीक होगी हमें नहीं पता, बट द वे ऑफ थिंक, कहीं कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, कोई रिपोर्ट मांगी जाती है, तो हमारे पास कुछ डिटेल होंगे जिसके बेसिस पे हम आपकी वैल्यूएशन को मेंटेन कर पाएंगे। इस चीज़ को फोकस करते हुए आप लोग वर्क को प्रॉपरली करते रहिए, ठीक है। फिलहाल टॉपिक की तरफ आते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो अब यहाँ याद रखेंगे, सोल का मतलब होता है सिंगल, वन, और प्रोप्राइटरशिप का मतलब या प्रोप्राइटर का मतलब होता है ऑनर। सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर बात करें, वो बिजनेस अथॉरिटी जिसको एक व्यक्ति, ठीक है, चलाने का काम करता हो, सिंगल। अ बिजनेस ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल इज नोन एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। वो बिजनेस जो क्या होता है, कंट्रोलिंग, मैनेजिंग और जो उसकी रिक्वायरमेंट है उन सबको कंप्लीटली फुलफिल करने का काम अगर एक सिंगल इंडिविजुअल करता है तो वो बिजनेस कहलाता है सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। कुछ डेफिनेशन दिए हैं तो इसमें हम देख लेते हैं, सोल ट्रेडर्स इज अ टाइप ऑफ अ बिजनेस यूनिट वेयर वन पर्सन इज solely responsible for the providing the capital and bearing the risk and for the management of a business। यहां पे साफ साफ कह रहा है कि सोल ट्रेडर बिजनेस जो अकेले एक व्यक्ति चलाता है बिजनेस को, उसकी अगर बात करें तो कहता है इज अ टाइप ऑफ अ बिजनेस यूनिट, एक बिजनेस यूनिट का टाइप है, बिजनेस यूनिट ही है। और ये भी कहता है वेयर द वन पर्सन इज सोनली द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल, जहां एक ही व्यक्ति क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कैपिटल को प्रोवाइड करने के, उसके रिस्क को वियर करने का, उसके प्रॉफिट को यूटिलाइज करने का सारा काम एक ही व्यक्ति करता है। तो ये अगर देखें तो J.L. हैसले ने इसको बोला था। इसी तरीके से कुछ लोगों ने और भी डेफिनेशन दे रखा है, तो फिलहाल आगे चलते हैं। डेफिनेशन आप देख लीजिएगा बुक से, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर कर लीजिएगा, उसके थ्रू मैं आपको समझा दूंगा। फिर फीचर्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर बात करें तो इसमें लिखा है द मेन फीचर्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म आर द मेंशन बिलो। कौन कौन सी, थोड़ा देखिए यहाँ बड़ा अच्छा फिगर बना हुआ है आपकी बुक्स में, जिसमें कहता है वन मैन आर्मी, एक अकेले व्यक्ति ही सारा कुछ करने का काम करता है, बिजनेस को चलाता भी है, बिजनेस की लाइबिलिटीज को भी मीट करता है, परचेजिंग भी करेगा, सेलिंग भी करेगा, सारा का सारा। यानी कि आपने देखा होगा कि घर के बगल में दुकान वाला होता है, वो शटर उठाता है, शटर गिराता है, वो उसका मालिक होता है, वो सब कुछ खुद ही करता है, उसमें कोई पार्टनर नहीं होता उसके साथ, कोई अलग से पैसे लगा के जाके कहीं और काम नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं, एक ही बंदा सारा काम करता है, वन मैन आर्मी ही होता है वो। सिंगल ओनरशिप की अगर बात करते हैं, द सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ द फर्म इज ओन्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल ओनली। जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है वो एक सिंगल इंडिविजुअल ही उसको क्या करता है, चलाने का काम करता है। All the capitals is supplied by the single individual from his own wealth or from the borrowed funds। सारा का सारा जो कैपिटल है, जो कैपिटल फर्म में कैपिटल इज एसेंशियल अमाउंट, बड़ी जरूरी पैसे होते हैं जो बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें चाहिए होते हैं। तो बिजनेस को शुरू करने के लिए जो भी पैसे चाहिए होते हैं उसको लगाने का काम कौन करता है, सिंगल ओनरशिप यानी कि सोल प्रोप्राइटर ही करता है। उसमें कोई अलग से पैसे नहीं लगाता, वो चाहे अपने पॉकेट से पैसे लगा रहा हो या कहीं से लेके यानी कि बोरो करके पैसे लगा रहा हो, वो सारा का सारा खुद ही लगाएगा। फॉर्मेशन एंड द क्लोजर की अगर बात करें तो बहुत इजीली, तो कोई इसमें लीगलिटीज नहीं होती, आराम से आप दुकान खोल सकते हैं और जब चाहे दुकान नहीं चल रहा है तो बंद कर सकते हैं। लैंग्वेज कहता है देयर आर द नो लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड क्लोज द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की अगर बात करें तो वहां कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि हम उसको कुछ पेपर वर्क कंप्लीट करेंगे तो हम उसको स्टार्ट कर पाएंगे और फिर हम कुछ पेपर वर्क कंप्लीट करने का उसको क्लोज कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप चाहें स्टार्ट कर सकते हैं, जब आप चाहें क्लोज कर सकते हैं। देयर इज नो सेपरेट लॉ गवर्निंग्स दिस फॉर्म ऑफ अ बिजनेस। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई भी सेपरेट लॉ, गवर्नमेंट ने कोई लॉ नहीं बना रखा है इसके लिए कि हाँ भैया आप इस लॉ को फॉलो करेंगे तो बिजनेस को चला पाएंगे। फिर कहता है ओनली इन द सम केसेस अ लाइसेंस माइट बी रिक्वायर्ड बट अदरवाइज द फॉर्मिंग एंड द क्लोजिंग सोल प्रोप्राइटर बिजनेस इज अ वेरी सिंपल।
कहता है कि कुछ केसेस जैसे मेडिकल वगैरह का जो होता है तो उसमें कुछ लाइसेंसिंग होती है, फूड वगैरह के लिए तो कुछ लाइसेंसिंग होती है। तो कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, लाइसेंस लेने के बाद आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सिंपल प्रोसीजर्स है, जब आप चाहें जैसे चाहें, आपके पास पैसे होते हैं तो आप अपनी मर्जी के बिजनेस को स्टार्ट और क्लोज कर सकते हैं। आगे की अगर बात करते हैं तो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, एज वी नो दैट भाई जब हम अकेले पैसे लगा रहे हैं, प्रॉफिट को अकेले बियर कर रहे हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले, तो हमारी लाइबिलिटीज तो अनलिमिटेड हो ही गई। यहाँ कहता है इन सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म द प्रोप्राइटर इज सेपरेटली लाइबल फॉर ऑल द डेब्ट्स ऑफ अ बिजनेस। मतलब जितने भी तरह के बकाया होते हैं, जितने भी तरह के पेमेंट आपको करने होते हैं, उन सभी तरह के पेमेंट के लिए सोल प्रोप्राइटर ही क्या होता है, जिम्मेदार होगा। यानी कि जो वो खरीदारी कर रहा है उधार में, क्रेडिट पे, या जो वो सेल कर रहा है, जिसका रिसीव करना है, जितने भी तरह के पेमेंट्स उसके अभी होने हैं, रिसिप्ट करने हैं, उन सारी एक्टिविटीज के लिए वो खुद ही जिम्मेदार होगा। फिर ये भी कहता है इन केस ऑफ द बिजनेस लॉसेज, इफ द बिजनेस एसेट्स इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द बिजनेस लायबिलिटीज, द प्रोप्राइटर मे have to be sell his personal property to pay off the liabilities। अब यहाँ पे कहता है कि अगर बिजनेस चल नहीं रहा है, मान लीजिए बिजनेस आपने स्टार्ट किया और कुछ लाइबिलिटीज बन गई, बिजनेस रन नहीं कर रहा है, आपको मजबूरन उसको पेमेंट करना है। भाई सप्लायर आपसे तो इंतजार नहीं करेगा, ऐसा नहीं कहेगा कि बिजनेस चला रहे हो नहीं चला रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपसे पेमेंट जरूर लेगा। तो इस सिचुएशन में अगर मान लीजिए बिजनेस डूब गया है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप यानी कि अगर हम देखें, अगर मान लीजिए अपने आप को सोल प्रोप्राइटर आप हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पर्सनल प्रॉपर्टी, यानी सोल प्रोप्राइटर क्या करेगा, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल आउट करके इस लाइबिलिटीज को पेमेंट करने का काम करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, पूरी तरीके से अनलिमिटेड लाइबिलिटीज को मेंटेन करता है। विजुअल रिस्क बियरिंग एंड द प्रॉफिट रिसिपिएंट, अगर देखें तो पूरा का पूरा रिस्क जो होता है सोल प्रोप्राइटर ही बियर करता है, तो प्रॉफिट भी वो बियर करता है। तो कहता है इन सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स द होल रिस्क इज बोर्न बाय द सिंगल इंडिविजुअल ओनली। पूरा का पूरा रिस्क क्या होता है, सिंगल इंडिविजुअल ही बियर करने का काम करता है। द सोल बेनिफिशियरीज ऑफ ऑल द रिवॉर्ड्स इज वन इंडिविजुअल ओनली। अब उसमें अगर मान लीजिए कोई फायदा भी होता है तो भी वो खुद ही बियर करने का काम करेगा सोल प्रोप्राइटर। तो चाहे वो फायदा हो चाहे लॉस हो, दोनों को उसी को बियर करना है। तो ये बात कर रहा है। आपको कहता है वन मैन कंट्रोल, सबसे बड़ी चीज क्या, वन मैन कंट्रोल इसमें होता है कि एक ही व्यक्ति पूरे बिजनेस को ऑपरेट करने का काम करता है। द प्रोप्राइटर इज द सोल ओनर ऑफ द फर्म एंड ही हैज अ फुल कंट्रोल ओवर ऑन इट। बिजनेस पे सोल प्रोप्राइटर का पूरा कंट्रोल होता है, यानी कि वो जैसे चाहता है वैसे बिजनेस को ऑपरेट करने का काम करता है। कहता है द बिजनेस ऑन द ऑनरशिप and the management lays on the hands of the only one person या one person only। अगर देखें तो जो उसका मैनेजमेंट होता है, जो ऑनरशिप होती है, वो केवल एक व्यक्ति की, यानी कि जिसकी दुकान है या जिसका बिजनेस है उसके हाथ में होता है, सो बहुत सारे लोगों के हाथ में नहीं होता। इस वजह से क्या होता है, द सम पर्सन्स और द मैनेजर्स मे बी एम्प्लॉयड टू हेल्प द ऑनर्स बट अल्टीमेट द कंट्रोल लेज ऑन द सोल ट्रेडर्स हिमसेल्फ। अपने बिजनेस को बढ़ाने के टाइम में वो क्या कर सकता है, जब बिजनेस बड़ा हो रहा होता है तो वो एक काम कर लेता है कि कुछ लोग, चाहे मैनेजर्स हो, ठीक है, क्या करता है, मैनेजर्स को वो या कुछ लोगों को हायर कर लेता है, उनको नौकरी देता है और अपने बिजनेस को बढ़ाता है। लेकिन उसके बाद अगर बहुत सारे लोग काम भी करते हैं तो उस कंडीशन में भी जो कंट्रोलिंग होती है वो उसी के पास होती है, यानी कि सोल प्रोप्राइटर के पास होती है। आगे अगर देखें, कहता नो सेपरेट लीगल एंटिटीज की अपनी अलग से कोई पहचान नहीं होती इसके लिए, क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटीज हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। कहता सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ नो लीगल एंटिटी आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ द इट्स ऑनर। अगर देखें तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की अगर बात करें तो उसके ऑनर से अलग करने की सिचुएशन में उसकी अपनी कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं होती। द लॉ मेक्स नो डिफरेंस बिटवीन द ऑनर एंड द एंटरप्राइजेस, यानी कि जो बिजनेस है, बिजनेस और ऑनर जो है, उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं मानता हमारा लॉ। यानी कि अगर कोई इश्यूज आती हैं तो दुकान के से रिलेटेड और कोई इशू है, बिजनेस से रिलेटेड कोई इशू है, तो उसके लिए जो लाइबल होगा वो ऑनर ही होगा, यानी कि वन पर्सन या फिर यूं कह ले सोल प्रोप्राइटर ही लाइबल होगा। लैक ऑफ द बिजनेस कंटिन्यूटी, अगर देखें सिंस द बिजनेस एंड ऑनर आर द वन ऑफ one so death, insolvency, incapacity, ultimate etc. it will have been the effect, direct effect on the business। अगर मान लीजिए बिजनेस चलाने वाला कोई एक है, एक सोल प्रोप्राइटर है, तो उसकी किसी वजह से
उसकी तबीयत खराब हो जाती है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो जो उस बिजनेस को वो रन करा रहा है, ठीक है, उसमें उसके थोड़ा सा लॉस में आने के लिए या उसके बंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अकेला पूरा का पूरा की सेंटर होता है पूरे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। स्मॉल साइज होती है ज़्यादातर, अगर देखें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तो नहीं कह सकते इसको। सोल प्रोप्राइटर का जो ऑपरेटिंग साइज होता है वो स्मॉल होता है, बहुत बड़ा नहीं होता। बड़ा होने की सिचुएशन में हमें कंपनी या पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें हम कंट्रोलिंग नहीं कर पाएंगे, इस वजह से ज़्यादातर ये स्मॉल स्केल होता है, बहुत ही छोटा स्केल होता है। वो कहता है ऑल द फंड्स आर द अरेंज बाय द वन पर्सन टू टोटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग लेज ऑन विद द वन पर्सन ओनली। सारे के सारे फंड्स एक व्यक्ति ही क्या कर रहा है, यानी कि सोल प्रोप्राइटर ही मैनेज करता है। उसकी कंट्रोलिंग, उसके मैनेजमेंट, जो भी वर्क है उसको भी वो अकेले ही करता है। सोल ट्रेडर्स कैन अरेंज द लिमिटेड फंड्स एंड इट हैज़ द मैनेजरियल अवेलेबिलिटी, देयरफॉर द स्केल ऑफ द ऑपरेशन इज जनरली लिमिटेड। अगर देखा जाए नॉर्मली तो सोल प्रोप्राइटर्स जो होता है वो क्या करता है, या सोल ट्रेडर जो होता है वो लिमिटेड फंड्स को ही क्या कर सकता है, अरेंज कर सकता है। अदरवाइज अगर उसको मान लीजिए क्या करना है और उसके पास लिमिटेड मैनेजर स्किल भी होती है, यानी कि वो जो भी करेगा वो लिमिटेशन में ही करेगा, वो ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर बहुत ब्रॉडर एरिया में करेगा तो वो अकेले नहीं कर पाएगा। फिर वो फर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप न हो के कहीं ना कहीं से सोर्स की रिक्वायरमेंट होगी जहाँ से वो फंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन कर सके, या किसी मेंबर्स की रिक्वायरमेंट जो उसकी हेल्प कर सके अपने उसकी ग्रोथ को मेंटेन करने में, तो वो चीज़ें बदल जाती है। कैसे बदलती है आने वाले वीडियोज़ में आपको बताएंगे। फिर हम अगर बात करते हैं तो ये फीचर्स अपने पास सोल ओनरशिप, सिंगल ओनरशिप, फॉर्मेशन एंड क्लोजर के बारे में बात कर ली, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, इंडिविजुअल रिस्क एंड रिस्क बियरिंग एंड द प्रॉफिट एफिशिएंट, वन मैन कंट्रोल, नो सेपरेट लीगल एंटिटीज, बिजनेस और लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी और स्मॉल साइज के बारे में हमने अभी देख लिया। तो अभी मेरिट्स की बात कर लें, एडवांटेज की बात करें तो इसमें क्विक डिसीजन लेना बड़ा आसान होता है। यानी अगर देखें तो मेरा बिजनेस है, मैं कर रहा हूँ, मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ, तो मेरे बिजनेस में क्या बदलाव करने हैं मैं तुरंत डिसीजन लेके कर लूँगा। लेकिन जब वहाँ पे बहुत सारे टीम होगी, बहुत सारे मेंबर्स होंगे, तो सबसे पूछने के बाद कोई डिसीजन, इसलिए यहाँ पे डिसीजन आसानी जल्दी होता है। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म तो ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। सारा का सारा डिसीजन प्रोप्राइटर अपने आप ही लेता है। ही इज नॉट सपोज्ड टू कंसल्ट एनीवन एंड वेस्ट टाइम। वो क्या करता है, किसी से कंसल्ट नहीं करता है, और क्योंकि वो इसके बारे में सोचता ही नहीं कि किसी से कंसल्ट करे और अपने टाइम को वेस्ट करे। बाय क्विक डिसीजन द इमीडिएट एक्शन कैन बी टेकन व्हिच ब्रिंग्स द फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। जल्दी डिसीजन लेने की वजह से क्या होता है कि इमीडिएट एक्शन कैन बी टेकन, हम तुरंत कोई एक्शन ले सकते हैं। हमारी मार्केट में कोई चेंजेस आ रहे हैं, कोई बदलाव, जैसे भी आज के टाइम में मास्क हम लोग यूज करते हैं ज़्यादातर, तो मान लीजिए क्या है कि पहले तो दुकानों पे मास्क नहीं मिलते थे, लेकिन जैसे ही कोविड की सिचुएशन आई सामने, दुकानों में मास्क मिलनी शुरू हो गई। तो पहले वाले ने रखा, उसने देखा दूसरा वाला भाई पहला वाला बहुत ज़्यादा कमा रहा, तो दूसरे वाले ने भी रखना शुरू कर दिया, फिर तीसरे वाले। अब वो जल्दी डिसीजन लेके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट को अर्न करने के चक्कर में क्या करते हैं, क्विक डिसीजन ले पाते हैं और फायदा भी होता है, यानी कि अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को फ्लेक्सिबली वो क्या करते हैं, ऑपरेट कर पाते हैं। देयर आर नो डिलेज एंड द बिजनेस कैन क्विकली अडॉप्ट इटसेल्फ द चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे डिसीजन लेने में डिले नहीं होता है, इस वजह से क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट में बदलाव आ रहे हैं उसको बिजनेस आसानी से और जल्दी क्या कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो यहां पे जो टॉपिक है कॉन्फिडेंटली की अगर बात करें तो ज्यादातर हमारे जो डिसीजन होते हैं वो कॉन्फिडेंटली रहते हैं, क्योंकि डिसीजन एक ही बंदे का। द सोल प्रोप्राइटर इज नॉट द एक्सपेक्टेड टू द शेयर हिज सीक्रेट्स टू अदर। अब यहाँ पे क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर अपने सीक्रेट्स को, जो उसकी बिजनेस प्लानिंग होती है, जो उसके बिजनेस में चल रहा होता है, जहां से वो बेनिफिट को मेंटेन कर रहा होता है, वो दूसरों से शेयर नहीं करता। जब शेयर नहीं करता है तो क्या होता है, देयर इज अ नो लीगल कंपनसेशन फॉर द सोल प्रोप्राइटर टू पब्लिश द हिज अकाउंट्स। अब ये जरूरी भी नहीं है, क्योंकि अगर फर्म है, कंपनी है, तो उनके लिए लीगल कंपनसेशन कंडीशंस होती है कि उनको अपने अकाउंट्स के बारे में, अपने डिटेल्स के बारे में हर 3 महीने पे, 6 महीने पे या साल भर में एक एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करके लोगों को बतानी पड़ती है। उसका फायदा उन्हें होता है, लेकिन वो हर बार बताते हैं। और यहाँ पे क्या है, सोल प्रोप्राइटर ऐसा कुछ नहीं करना है, अपनी मर्जी के मालिक होना है। कहता ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द प्रोप्राइटर, सारे के सारे डिसीजन प्रोप्राइटर लेता है। सो इट बिकम इजी फॉर हिमसेल्फ
टू मेंटेन द सेक्रेसी एंड गेट द बेटर कंपेटिटिव स्ट्रेंथ। अब यहां पे क्या होता है, जब सारे डिसीजन वो खुद ही लेता है तो वो उसके लिए आसान हो जाता है क्या, टू मेंटेन द सेक्रेसी, जो वो इंफॉर्मेशन जो वो दूसरों को नहीं देना चाहता उसको वो अपने पास बनाए रख सकता है, यानी उसको लोगों के बीच में जाने दे सकता, और साथ ही साथ अपने जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है उसको बेटर कर सकता है। हम बात करते हैं अगला टॉपिक जो हमारा थर्ड है, डायरेक्ट इंसेंटिव, उसको सीधे बेनिफिट मिलता है। कहता है इन सोल प्रोप्राइटरशिप द फॉर्म्स देयर इज द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द इफोर्ट एंड रिवॉर्ड। सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर बात करते हैं तो वहां पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इफोर्ट एंड रिवॉर्ड। जितना ज्यादा वो काम करेगा, यानी कि सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में जितना ज्यादा काम करेगा उतना ही ज्यादा वो प्रॉफिट को मेंटेन करेगा। यहां ये कहता है विच मींस इफ द प्रोप्राइटर पुट्स एक्स्ट्रा इफोर्ट देन द प्रॉफिट इंक्रीजेस एंड प्रोप्राइटर गेट द एक्स्ट्रा इनकम। मतलब अगर प्रोप्राइटर अगर जो काम नॉर्मली कर रहा है उससे वो ज्यादा अगर इफोर्ट लगाता है तो क्या होगा, उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा और प्रोप्राइटर को ज्यादा इनकम होगा। सो प्रोप्राइटर is always motivated to work extra and get extra reward। इस वजह से क्या होता है, जब उसको ज्यादा मिल रहा है ज्यादा करने से तो हमेशा मोटिवेटेड होगा और हमेशा ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करेगा उस लालच में जहां पे उसको प्रॉफिट देखता है कि चलो ज्यादा करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट की अगर बात करें, कहता है देयर इज अ पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्विंग द वर्क फॉर ओन सेल्फ। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई काम करता है, ऑनर काम करता है तो वहां सेटिस्फैक्शन होगी। यहां कह रहा है कि सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में जब काम करता है तो काम करने की वजह से क्या होता है, उसको पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलता है। वो किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, वो उसको लग पता है कि वो मेहनत क्या कर रहा है और क्या रिजल्ट आ रहा है। फिर ये भी कहता है द सक्सेस इन अ बिजनेस इज नॉट ओनली द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्फ सेटिस्फैक्शन बट इट्स ऑल्सो द इनस्टिल इन द इंडिविजुअल ऑफ द सेंस ऑफ द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द कॉन्फिडेंस। बिजनेस में सक्सेस होना केवल उसके सेल्फ सेटिस्फैक्शन की बात नहीं करता है, लेकिन जब बिजनेस में वो सक्सेस होता है तो वो उसके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है और ज्यादा से ज्यादा बेहतर करने के लिए उसे प्रमोट करता है। इजी टू फॉर्म एंड रिजॉल्व की बात करें तो जैसा हमने पिछले बार में कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है हमारे पास, इसलिए हम इसको आसानी से जनरेट भी कर सकते हैं और आसानी से क्लोज भी कर सकते हैं। ये क्योंकि आपको पता है कि जो डेप्ट वगैरह होते हैं, अगर मान लीजिए आप सोल प्रोप्राइटर हैं और आपने बहुत सारे सप्लायर से क्रेडिट पे प्रोडक्ट ले रखे हैं और उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकते हैं पेमेंट को मेंटेन करने के लिए। ये अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसलिए ये थोड़ा सा ईजी होता है फॉर्मेशन में लाने में भी और डिसॉल्व करने में भी। अब डिमेरिट की अगर बात करें तो सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर मान लीजिए आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बिजनेस चलने के बावजूद भी जब आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो आपके पास सोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं, जिसकी वजह से आप जितना ज़्यादा बेनिफिट को मेंटेन कर सकते हैं उतना नहीं कर पाते हैं। लैंग्वेज देखते क्या कहता है, कहता है इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स द फाइनेंस इज द सप्लाइड बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ फ्रॉम हिज वेल्थ और फ्रॉम द बोरोइंग्स। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है प्रोप्राइटर खुद ही उसको फुलफिल करने का काम करता है, चाहे वो बोरोइंग से करता हो चाहे अपने वो वेल्थ जो उसने बचा के सेविंग्स के रूप में रखे हो उससे। देयर इज अ लिमिट टू क्रेडिट रेजिंग कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल पर्सन। अब जब हमारे पास लिमिटेड इनकम है तो हमारे पास क्रेडिट में जितना ज्यादा हम प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर सकते हैं या जितना ज्यादा हम कहीं से रॉ मटेरियल को ले सकते हैं या कोई फंडिंग को जनरेट कर सकते हैं तो वो भी क्या है हमारे पास लिमिटेड है, क्योंकि हम पेमेंट उतना ही कर पाएंगे जितना हम कमा रहे हैं और हम अपने कमाने से ज़्यादा अगर कहीं से लेते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती, इसलिए हमें फंड्स थोड़े से कम मिलते हैं। फिर कहता है दिस रिड्यूस द स्कोप ऑफ द बिजनेस ग्रोथ, और इसकी वजह से क्या होता है, बिजनेस के ग्रोथ का जो स्कोप होता है वो रिड्यूस होने लगता है यानी कम होने लगता है। एंड द फंड्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर द मीडियम स्केल और द लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस। और जो फंड्स अवेलेबल होते हैं सोल प्रोप्राइटर के पास वो सफिशिएंट नहीं होते कि उसके बिजनेस को मीडियम स्केल में ले जाएं या फिर लार्ज स्केल में ले जाएं। इस वजह से कहीं ना कहीं लिमिटेड रिसोर्सेज एक डिमेरिट के रूप में इनको हम सबको नजर आता है। फिर हम बात करें लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस, कहता द सर्वाइवल एंड द कंटिन्यूटी ऑफ द सोल प्रोप्राइटर फर्म डिपेंड अपॉन द वन पर्सन ओनली। सही बात है,
कि एक ही व्यक्ति क्या करता है, पूरे बिजनेस को कंट्रोल और मैनेज करने का काम करता है, उसी के ऊपर पूरा का पूरा फर्म डिपेंड होता है। इनकेस अगर उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, वो बीमार पड़ जाता है या कहीं डेथ हो जाती है, तो बिजनेस की ज़्यादातर संभावनाएं क्या होती है कि वो खत्म हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, क्योंकि अगर चलाने वाला कोई नहीं है तो बंद तो होना ही। ठीक है, तो ये लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस होता है। फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, क्योंकि एक सोल प्रोप्राइटर द सोल प्रोप्राइटर इज द पर्सनली लाइबल फॉर ऑल द डेब्ट्स, जितने भी तरह के डेब्ट्स होते हैं उसके लिए वो पर्सनली लाइबल होता है। इन केस ऑफ द हैवी लॉसेज ऑफ द प्रोप्राइटर विल नॉट ओनली लूज हिज बिजनेस एसेट्स बट मे बी हैव द सेल द पर्सनल प्रॉपर्टी टू पे बैक हिज डेब्ट्स। अगर मान लीजिए बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होता है तो जो बिजनेस ऑनर है यानी सोल प्रोप्राइटर, वो केवल बिजनेस के एसेट्स को नहीं खोएगा, उसके साथ साथ वो क्या करेगा, कई बार जो लॉस होता है वो लाइबिलिटी जो क्रेडिट होती है उसकी पेमेंट नहीं कर पाता है जो बिजनेस होता है, और जब बिजनेस पेमेंट नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल ऑफ करके उस लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने का काम किया जाता है। लिमिटेड लाइबिलिटीज की अगर बात करें, लिमिटेड मैनेजर स्किल, सही बात है, हर व्यक्ति सब में संपूर्ण नहीं होता, तो यहाँ पे लिखता भी है इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म द ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। सोल प्रोप्राइटरशिप पे सारी की सारी एक्टिविटीज कौन परफॉर्म करता है, एक सिंगल इंडिविजुअल परफॉर्म करता है। अ सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल फील्ड्स, ये तो सही बात है कि एक अकेला व्यक्ति हर एक फील्ड में क्या हो सकता है, एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। ही मे बी अ गुड सेल्स पर्सन बट नॉट गुड मैनेजर। वो एक अच्छा सेल्स पर्सन हो सकता है लेकिन मैनेजर अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। इफ इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड ऑल द स्किल एंड एक्सपर्टीज इन वन पर्सन, ये बड़ा थोड़ा सा कठिन होता है कि एक व्यक्ति के अंदर सारे के सारे एक्सपर्टीज, सारी की सारी जो स्किल होती है वो हम पा जाएं। कहता है एंड द सोल प्रोप्राइटर जनरली कैन नॉट अफोर्ड टू अपॉइंट द स्पेशलाइज्ड एंड द एक्सपर्ट एम्प्लॉय। सही बात है, जब छोटा स्केल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारी स्मॉल स्केल फॉर्म्स है, इंटरप्राइजेज, तो उस सिचुएशन में हम एक्सपर्ट जो होते हैं, चाहे वो स्पेशलाइज्ड और एक्सपर्ट जो एम्प्लॉय होते हैं, उनको हायर नहीं कर सकते। द प्रोप्राइटर इज ओवरबर्डन विद टू मैनी टास्क। और प्रोप्राइटर क्या होता है, बहुत सारे टास्क होने की वजह से उसके पास हमेशा ओवरबर्डन होता है, यानी कि हमेशा काम की बाधाएं बनी होती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसको हम लोगों ने अभी स्टडी किया। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या निकलता है ओवरऑल इस पूरे टॉपिक को समझने के बाद, तो लिखता है द सोल प्रोप्राइटर इज द सुटेबल फॉर्म ऑफ अ बिजनेस फॉर स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस। तो सोल प्रोप्राइटरशिप किसके लिए सुटेबल है, उस बिजनेस के लिए जो स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस होते हैं, यानी कि छोटे लेवल पे किए जाने वाले बिजनेस होते हैं। सोल प्रोप्राइटर इज अ सुटेबल फॉर द इंटरप्राइजेस विच आर रिक्वायर द पर्सनल रिटेंशन एंड लिमिटेड कैपिटल। ये बिजनेस उनको ज्यादा सुटेबल, उनके लिए ज्यादा सुटेबल होता है जिनके पास कहता है विच रिक्वायर द पर्सनल अटेंशन, जिनको पर्सनल अटेंशन चाहिए अपने बिजनेस में फोकस, और लिमिटेड कैपिटल, एक लिमिटेड कैपिटल चाहिए, यानी जिसके पास लिमिटेड कैपिटल है और पर्सनल अटेंशन चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बिजनेस बहुत ही सुटेबल है। सच एज अ लोकल ग्रोसरी शॉप, जैसे कि लोकल ग्रोसरी शॉप हो गया, बेकरी शॉप हो गया, टेलर शॉप हो गया, हेल्थ क्लिनिक हो गया, डॉक्टर्स क्लिनिक हो गया, लॉयर ऑफिस, ये सारे क्या होते हैं, ज़्यादा सोल प्रोप्राइटरशिप में आते हैं। सो एक केस स्टडी भी स्टडी कर लेते हैं, ये आपके बुकिंग पेज में है। कहता है मनोज इज रनिंग अ जनरल स्टोर अंडर द नेम ऑफ डेली नीड्स। मनोज क्या कर रहे हैं, डेली नीड्स एक जनरल स्टोर को रन कराते हैं अपने लोकल मार्केट में। ही टेक्स द ऑल द डिसीजन अबाउट द बिजनेस हिमसेल्फ, और अपने बिजनेस के बारे में सारे के सारे डिसीजन खुद ही लेते हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस from the other and get all the profits as a reward for the bearing the full risk। अब इस बिजनेस में वो किसी दूसरे का इंटरफेरेंस नहीं करते और जो भी प्रॉफिट होता है, ठीक है, खुद ही उसको वियर करने का काम करते हैं, और रिस्क के अकॉर्डिंग कहते हैं कि रिस्क को जब वियर करते हैं तो जो भी उससे प्रॉफिट होता है वो खुद ही वियर करते हैं। अब इसके बारे में आपसे पूछा, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द फॉर्म ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच द मनोज हैज फॉर्मेड हिज बिजनेस। तो नो डाउट यहाँ अकेले ही सब कुछ वो मेंटेन कर रहे हैं, लोकल मार्केट में है, डेली नीड्स के नाम पे छोटी दुकान होगी, और इसमें डिसीजन लेने में किसी और का वो हेल्प नहीं ले रहे हैं, सारा सारा प्रॉफिट भी अपने वियर कर रहे हैं और रिस्क भी। तो ये हमारा बिजनेस रहता है कौन सा,
सोल प्रोप्राइटरशिप। यहाँ दूसरे केस स्टडी की बात करें तो श्री राम स्टार्टेड कॉन्फ्रेंसरी बिजनेस द फ्यू ईयर बैक्स, कुछ साल पहले श्री राम ने क्या कॉन्फ्रेंसरी बिजनेस को स्टार्ट किया। ड्यू टू द कंटिन्यूअस लॉसेस इन द बिजनेस ही डिसाइडेड टू क्लोज द बिजनेस। कुछ लगातार पिछले कुछ सालों से नुकसान होने की वजह से उसने सोचा कि बिजनेस को क्या करें, बंद कर दें। ही ओन्स ₹4 lakh to suppliers from who he had been taking the goods on credit। कहता कि उसको क्या करना है, यानी कि किसको, श्री राम को क्या करना है, 4 लाख रुपए सप्लायर्स को देना, जिससे उस सप्लायर को देना जहां से इसने क्रेडिट पे क्या किया था, सामान खरीदा हुआ था। His business funds are insufficient to रीपे द डेब्ट। अब उसके पास जो अवेलेबल बिजनेस में पैसे हैं, बिजनेस में यानी जो प्रॉफिट उसने कमा रखे हैं, वो 4 लाख को पेमेंट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। अब कैन द सप्लायर रिकवर द फंड्स फ्रॉम द पर्सनल एसेट्स ऑफ द श्री राम। अब यहाँ पे कह रहा है क्या सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर जो श्री राम है उनके पर्सनल एसेट से अपनी डेब्ट को रिकवर कर पाएगा। एज हिज बिजनेस एसेट्स आर इनसफिशिएंट टू रीपे द डेब्ट्स। Yes, अब ये भी कह रहा है कि बिजनेस एसेट्स क्या है, इनसफिशियंट है उसके डेप्ट को रिपेमेंट। मतलब अब पूरा एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए, श्री राम है एक बिजनेस चलाते हैं स्मॉल स्केल पे, और उन्होंने 4 लाख रुपए का उधार में सप्लायर से सामान ले रखा है। उनके पास जो प्रॉफिट है वो पूरी तरीके से पेमेंट करने के लायक नहीं, यानी कि इतना नहीं है कि वो पूरा क्रेडिट पेड कर सके। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो सप्लायर है क्या उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से उस पेमेंट को रिकवर कर पाएगा, तो जी हाँ, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा वो कर सकता है। ठीक है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर बात करें तो उसकी कोई लीगल एंटिटी नहीं होती है, उसकी अपनी लीगल कोई पहचान नहीं होती है। तो इस वजह से सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ऑनर होता है और जो एंटरप्राइजेज, दोनों को एक साथ देखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को एक साथ देखने की वजह से क्या करना होता है कि जितनी भी लाइबिलिटीज होती है उसके लिए जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो लाइबल होता है। तो उस कंडीशन में वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के क्या कर सकता है, 4 लाख रुपए का पेमेंट कर सकता है, या फिर जो सप्लायर है वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकता है अपने उस 4 लाख रुपए के लिए। सो नेक्स्ट, that's all in this video. If you have any type of the doubt or the query, you should be consult through the Google Classroom. Thank you.